YouTube चैनल। 9 अगस्त कोलकाता RGK हॉस्पिटल पर एक सानहा होता है, एक ब्रूटल रेप एंड देन मर्डर होता है। अच्छा, ये वाक़या होता है 9 अगस्त को। सोशल मीडिया पर ये आग की तरह फैलता है 14 अगस्त को, वो भी एक प्रोटेस्ट के थ्रू। तब पूरी दुनिया को पता चलता है कि कितना बड़ा जुल्म हो गया। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मुझे इतना अच्छा लगा है कि हम पाकिस्तान, हम लोग भी उस बच्ची के लिए, उस यंग डॉक्टर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हर कोई पोस्ट कर रहा है। मुझे इतना डिटेल में पहले नहीं पता था, लेकिन आज जब मैंने उसकी डेप्थ पर गई हूँ और उस लेडी डॉक्टर की जब मैंने पिक देखी, तो इतना मासूम सा चेहरा, क्यूट सा, चबी सा, और बहुत एम्बिशियस थी, गोल्ड मेडल हासिल करना चाहती थी, लेकिन आखिर उसके साथ हुआ क्या। अलमिया ये है कि कहीं भी, दुनिया के कहीं भी, जैसे जो जिनके पास पैसा होता है, जिनके ताल्लुकात होते हैं, उनके लिए तो इंसाफ के दरवाजे आई थिंक आधी रात को भी खुल जाते होंगे। लेकिन जिनकी पहुंच नहीं होती, मिडिल क्लास हो गया या लोअर क्लास हो गया, उनकी आवाज़ उठाने के लिए इस दौर में अगर कोई वाइटल रोल प्ले करता है तो वो है सोशल मीडिया। बेटियां सबकी साझी होती हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, बेटियां तो बेटियां होती हैं। और आज के दौर में तो कहा जाता है कि आप बेटियों को इतना कॉन्फिडेंट बना दें, इतना ब्रेव, और मतलब कि वो माशरे में, सोसाइटी में हर एक का मुकाबला कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार जाती है। सबसे पहले मैं यह बताती चलूँ कि यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है कि हम विक्टिम का नाम नहीं ले सकते, और दूसरा उसकी फैमिली का भी नाम नहीं ले सकते। तो थ्रू आउट इस वीडियो अगर मैं उस लेडी डॉक्टर को डॉक्टर एम कहूँगी, तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कुछ इस तरह का मामला है, जैसे हमारे यहाँ है कि एक हद होती है बोलने की, उससे ज़्यादा नहीं बोला जाता। लेकिन मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल पर जो प्रोग्राम्स करते हैं, एनालिस्ट हैं, उनके जब आप क्लिप्स देखें तो पता चल, उन्होंने पूरा कट्टा छट्टा खोल के रख दिया है। ये सबसे पहले हम 8 अगस्त की बात करते हैं। डॉक्टर एम अपनी ड्यूटी पर थी, 36 घंटे से ज़्यादा मतलब उस ड्यूटी कर चुकी थी, और ये आरजी के हॉस्पिटल है कोलकाता में, और ये सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी। 8 अगस्त को, क्योंकि जो मर्डर होता है वो रात को, रात 3 से 5, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो भी रेप और मर्डर हुआ है वो तकरीबन 3 और 5 के दरमियान हुआ है। 8 अगस्त को रात 11 बजे डॉक्टर एम अपनी मदर को कॉल करती हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ ठीक होता है। अपनी माँ से भी कहती हैं, अपने बाबा से भी कहती हैं कि आप लोग डिनर करके सो जाना, मैं सुबह को आ जाऊँगी। और उनके माँ बाप भी पुरसकून हो जाते हैं और वो सो जाते हैं। तकरीबन रात के 2 बजे वो अपने जूनियर ट्रेनिंग के साथ बैठ के डिनर करती हैं, खाना खाती हैं, लेकिन उसके वक्त वो इतनी ड्रेन हो चुकी होती हैं, वो उनसे ये कहकर चली जाती हैं कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें या वहाँ जो स्टाफ होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो मेल हो, क्या वहाँ पर इतना एक्सेस होती है? अगर डॉक्टर एम की ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गए थे, तो वो घर क्यों नहीं गई? क्योंकि वहाँ पर तो पिक एंड ड्रॉप पूरा एक सिस्टम होता है। अगर आप हॉस्पिटल की बात करें, शिफ्ट्स लगती हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू कोई डॉक्टर्स मुझे ये भी बता दें, क्योंकि 36 आवर्स ड्यूटी क्या एक ह्यूमन फिज़िकली पॉसिबल है कि वो इतना अटेंटिव रहे कि वो किसी पेशेंट को लुक आफ्टर करें? मतलब मैं 36 घंटे की बात कर रही हूँ। या फिर ये मामला है कि वहाँ पर भी इतनी इन्फ्लेशन आई हुई है कि जो ट्रेनर्स होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो ओवर, मतलब अपने जो उनका जो अपना एक मेंशन वक्त होता है, जैसे 12 घंटे की शिफ्ट्स, मैंने तो हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट्स की सिलसिले होते हैं। यहाँ पर मुझे ये बात समझ नहीं आई। एक तो ये,
ये 36 आवर्स के बाद अगर उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी तो वो डॉक्टर अपने घर क्यों नहीं गए, उन्होंने ये क्यों बेहतर समझा कि वो हॉस्पिटल में भी कहीं पर रेस्ट कर लें। दूसरा, क्या जिस सेमिनार रूम में ये पूरा मतलब हौलनाक वाक़या हुआ, क्या वहाँ पर उनसे पहले भी जो डॉक्टर्स होते थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होता था, कि अगर उनको रेस्ट करना होता था या उनको नैप लेनी होती थी तो क्या वो उस रूम का इस्तेमाल करते थे कि वहाँ जाकर सो जाएं और रेस्ट कर लें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो डॉक्टर जूनियर्स जो उनके जूनियर ट्रेनर्स होते हैं, कहा जाता है कि वो उनसे कहकर वहाँ चली गई हैं और फिर वो रेस्ट करने गई थी, सोने गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी, मतलब उनकी ज़िंदगी का इस तरह ब्रूटली एंड होगा ये नहीं सोचा था, क्योंकि जब उन्होंने भी अपना एम्बिशन चूज़ किया होगा कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो हॉस्पिटल इज़ समथिंग, एक ऐसी जगह एक जहाँ पर लोगों को ज़िंदगी दी जाती है, जहाँ पर लोगों को मौत से बचाया जाता है, लेकिन वहीं पर एक यंग डॉक्टर का इतनी बुरी तरह से मर्डर होता है। ठीक है, वो पेरेंट्स जो रात 11 बजे सुकून से सो गए थे, सुबह 7 बजे उनको हॉस्पिटल से कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर दिया है। आपकी बेटी, उनको मतलब डॉक्टर एम को एक साइकोटिक पर्सन भी बताया गया और ये कहा गया कि वो उन्होंने पूरी उस ट्रांस में थी और परेशान थी और उसमें उन्होंने सुसाइड कर दिया। इनके पेरेंट्स बस 7 बजे जब उनको ख़बर आती है, चंद नेबर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि हमें अपनी बेटी से मिलना है, हमें अपनी बेटी को, उनकी बेटी को दिखाया तो जाए। लेकिन 2 बजे, समझे रात के 2 बजे के बाद अगर डॉक्टर के साथ ये उनका इतना मतलब मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, दूसरे दिन 2 बजे तक उनके पेरेंट्स को उनकी बच्ची को देखने नहीं दिया गया। और फिर मुझे नहीं पता, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 3 घंटे के बाद उनके फादर को, एक बेटी के बाप को वहाँ पर ले जाया गया जहाँ उनकी बेटी की बॉडी पड़ी थी। मतलब किस तरह उन्होंने अपनी बेटी को देखा। गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injury all over her body, fractures. और जिस हालत में वो बच्ची पाई गई है उसमें उस बाप का क्या हाल हुआ होगा। सब हो गया, पुलिस आती है, पुलिस अपनी रिवायती जो कार्रवाई होती है वो करती है, जो जो एविडेंस, वो फिंगरप्रिंट्स या जो भी उनका फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक की जो टीम आती है उन्होंने क्या, लेकिन वहाँ पर एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कि उस सेमिनार रूम में कोई सीसी कैमरा नहीं होता, सीसी कैमरा नहीं होता। इन बिटवीन ये तो हो गया, उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को कब बुलाया गया, क्या कहा गया और क्या हुआ। इन बिटवीन जो उस आरजी कार मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, उनके बारे में कहा गया कि ये मतलब इनके इन्फ्लुएंस बहुत, पहले तो उन्होंने एक बहुत ही जिसको मजाक कहेंगे इस तरह का स्टेटमेंट दी इस पूरे वाक़ये में। उनका कहना ये था कि आखिर वो डॉक्टर एम वहाँ गई ही क्यों, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो वहाँ जाकर रेस्ट करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है जो बहुत ही आई थिंक अनएथिकल और नॉन सीरियस स्टेटमेंट है। ऊपर से जब उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो यंग डॉक्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो यूथ था, उनका एक रिएक्शन आया और जब ये इस स्टेटमेंट के बाद एक एंगर रिएक्शन आना ही आना था, तो वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी,
शायद ये मतलब बहुत सारे ऐसे ताने बाने हैं जो मिल रहे हैं। उन्होंने पहले तो उन्होंने रेजिग्नेशन, उन्होंने रिज़ाइन करने से भी मना कर दिया था कि मैं ये इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उसमें अगर किसी की गलती थी तो वो उस डॉक्टर की थी कि वो इतनी रात को वहाँ पर क्यों गई। लेकिन उसके बाद जब एक एंगर रिएक्शन आया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा ताकि वो गुस्से ज़रा ठंडा हो। जो पब्लिक के अंदर एक मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ की जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी थी, जो पैरामेडिक फ्रेटर्निटी थी, उनके अंदर ये गुस्सा था, जिसको खामोश करने के लिए, ठंडा करने के लिए हुआ ये कि 8 घंटे के अंदर ममता बनर्जी ने उसी डॉक्टर संदीप घोष को कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में अगेन प्रिंसिपल की सीट पर बिठा दिया। और जब ये वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर भी जो डॉक्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो यूथ था, ओवरऑल जितने भी लोग थे, उन्होंने उनके ऑफिस के बारने में धरना दे दिया और कहा कि हमें ये शख्स नहीं चाहिए। डॉक्टर संदीप घोष की भी अपनी एक हम ये कह सकते हैं बहुत सारी उनके जो शख्सियत थी वो कितनी क्वेश्चनेबल थी। आप ये क्लिप देखें। की सरकार उनको 8 घंटे के अंदर अंदर रेजिग्नेशन लिया है आपने मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेकर। 8 घंटे के अंदर अंदर कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आप उनको शिफ्ट कर देते हो और वहां के प्रिंसिपल बना देते हो। ऑब्वियसली इससे और स्टूडेंट्स का आपा सामने आता है। अब सीएनएमसी जहां डॉक्टर संदीप घोष को अब लगाया गया है तो वहां के स्टूडेंट्स ने कहा कि ये तो हम होने नहीं देखते। उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष का कमरा ही लॉक कर दिया, उसके सामने धरना लगा दिया, बोला कि हम ये सरकार को ये काम नहीं करने देंगे। पहले तो आप रिलक्टेंट थे उनको वहां से जाने कार हॉस्पिटल से, और उसके बाद आप 8 घंटे के अंदर अंदर उन्हें रीलोकेट करते हो सीएनएमसी पर। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सरकार की भी दया दृष्टि है इस इंसान पर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अख्तर अली जो एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है आरजी कार कॉलेज मेडिकल कॉलेज के, वो कहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही करप्ट पर्सन है। ये स्टूडेंट्स को फेल करता था, ये 20% कमीशन खाता था टेंडर ऑर्डर से, ये अल्कोहल देता था स्टूडेंट्स को। तो ये अपने आप ही काफी डूबियस पर्सन है, माफियोसी टाइप पर्सन इसे बोला जाता है। अपने बाउंसर लेकर कोई प्रिंसिपल ऐसे चले जाता है तो बहुत शक की बात होती है। जब इतना बड़ा रिजाइन होने के बाद 8 घंटे के बाद दोबारा से प्रिंसिपल अपॉइंट होने में एक शक, एक क्लियर शक हो गया था कि ये बहुत बड़े मतलब किसी को छुपाया जा रहा है, किसी बहुत बड़ी शख्सियत को, या उसे इस केस से बचाया जा रहा है जो प्राइम एक्यूज है। फिर पूरे शहर में आग बरसती है। सोशल मीडिया पर जब ये वायरल होती है ये न्यूज़ तो सब लोग बाहर निकलते हैं और एक प्रोटेस्ट होता है। 14 अगस्त को जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें भी एक शरारत ये कर दी जाती है कि एक मॉब जो तकरीबन 40 से 50 लोगों का होगा, वो इस प्रोटेस्ट जो एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें शामिल होता है और ये अटैक करता है आरजी कार हॉस्पिटल पर। और ये उस जगह पर जो सेमिनार रूम है, जो प्राइम सस्पेक्ट जहाँ पर एविडेंस थे, वहाँ पर इतनी हंगामा आराई कर दी जाती है, इतनी हंगामा आराई कर दी जाती है कि अकॉर्डिंग टू पुलिस उन्होंने सारे जो प्राइम एविडेंस थे वो उन्होंने उसको ज़ाया कर दिए, उसको ख़त्म कर दिए, उसको मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ना होने के बराबर उस जगह पर इतनी तोड़ फोड़ कर दी, जलाया गया होगा, आई डोंट नो, लेकिन पूरे जो उनके एविडेंस थे वो टॉर्मेंट हो गए हैं। और उससे ज़्यादा उससे इतनी जल्दी ये काम हुआ कि उस सेमिनार रूम के सामने रेनोवेशन भी स्टार्ट हो गई। मतलब उसको मतलब अभी भी उसको जब तक कि ये केस सॉल्व नहीं होता उसको वहाँ उस जगह को नहीं छेड़ा जाता, लेकिन वहाँ पर उसके सामने ही जो रूम्स होंगे जहाँ पे तोड़ फोड़ हुई होगी, जहाँ पे हंगामा हुई थी, वहाँ पर रेनोवेशन भी शुरू कर दिया। पेरेंट्स ने कोर्ट अप्रोच की और यहाँ पर वहाँ की हाई कोर्ट ने सबसे बेहतरीन काम ये किया कि जब ये कोलकाता हाई कोर्ट में जब ये पेरेंट्स कोर्ट मर गए और जब पुलिस को बुलाया गया, जब पुलिस से कोर्ट ने डायरेक्ट जज ने बहुत सारे ऐसे सवालात किए और उनको अंदाज़ा हो गया कि पुलिस बहुत नॉन सीरियस है या पुलिस ने वक्त और टाइम ज़ाया किया है, या जज को भी शक हो गया था कि ये कुछ मामला कुछ और है। तभी कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन
ऊपर इस केस को ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। उसके बाद से मामलात और पुलिस और सीबीआई का जब नाम आया है तो बहुत हद तक एक फुर्ती दिखाई गई कि एक प्राइम सस्पेक्ट को उन्होंने गिरफ्तार किया जिसका नाम है संजय रॉय। अच्छा, संजय रॉय साहब के बारे में भी कहा जाता है कि संजय रॉय जो है वो पुलिस के साथ सिविक वॉलंटियर के तौर पर वहाँ पर काम करते थे। सिविक वॉलंटियर का काम ये होता है कि वो पुलिस को पैरेलल असिस्ट करते हैं, यानी उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उनका रोल पुलिस वाला नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉप्स को हेल्प करते हैं। इसके अलावा इस बंदे को ऐसी क्या वजह थी, क्या उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा सियासी बैकिंग थी या उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा ऐसे मगरमच्छ की बैकअप थी कि वो इतने आराम से पूरे हॉस्पिटल में उसे एसेस हासिल था कि वो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी घूम सकता था। इनफैक्ट वो वहाँ पर रिश्वतखोरी और बत्ताखोरी और कमीशन वाले भी काम करते थे क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा गरीब लोग आते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग आते हैं इलाज मुआवजे के लिए, तो उनको डायरेक्ट डॉक्टर से एसेस करने के लिए, जैसे आजकल हमारे यहाँ भी ये रिश्वत नहीं होता कि पीएन सबसे ज़्यादा भाई मेन बंदा होता है बॉस तक जाने का कि भाई तुम मेरी जेब गर्म करो, चाय पानी करो तो मैं तुम्हें यहाँ कर दूंगा। इनफैक्ट अगर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं होते थे तो ये बंदा मतलब जो वहाँ पर जो मरीज़ आते थे, उनके जो घर वाले आते थे, उनसे कमीशन लेता था और उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करता था या फिर किसी हॉस्पिटल में होंगे भाई संजय रॉय के ताल्लुकात ऐसे। और इस बंदे की ढिठाई देखें कि इसने 24 घंटे के अंदर पुलिस में फुर्ती आई, उन्होंने इस बंदे को अरेस्ट किया क्योंकि हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर में सीसी कैमरे में ही उनको ये बंदा नज़र आया और जो प्राइम सस्पेक्ट एरिया था वहाँ भी उनको एक ब्लूटूथ मिला था। और जब ये बंदा अरेस्ट होता है तो उस ब्लूटूथ को जब इसके मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो शक बिल्कुल मतलब उसमें हकीकत में तब्दील हो जाता है कि ये प्राइम सस्पेक्ट है और ये उस वक्त वहाँ मौजूद था। और वो बंदा एक्सेप्ट भी कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लिया उसने कि हाँ मैंने ही रेप किया है, मैंने ही उसको टॉर्चर किया था और मैंने ही उसको मर्डर किया था, अब लगा लो मुझे फांसी। उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो ये कॉन्फिडेंस उसका अपना नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये गैंग रेप हुआ है उस डॉक्टर के साथ। उसका जो मर्डर हुआ है उसमें एक बंदे का हाथ नहीं है, कातिल एक नहीं है, कातिल 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ये गैंग रेप है। संजय रॉय के भी अपने रिकॉर्ड रहे हैं क्योंकि इसके जब पुलिस ने इसकी और छानबीन की सीबीआई ने तो पता चला इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, ये वुमेन असॉल्ट करता है और चारों बीवियां डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, इसके रवैये की वजह से इसे छोड़कर चली गई हैं। इसके अलावा इसके फ़ोन में से पॉर्न वीडियोस मिले हैं जो वो सबको शेयर करता होगा, यानी ये बंदा एक साइकोटिक वुमेनाइजर है, था और है। और जिस डिटाई से ये पुलिस के सामने कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, हाँ ये जो सारा जो किलिंग है, टॉर्चर है और उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है, वो एडमिट कर रहा है अपने जुर्म की, लेकिन ये उसका काम नहीं है। ये जिन लोगों को बचा रहा है या इसके पीछे या इसके साथ जो साथी थे या मे बी इसने जिन लोगों ने उस बच्ची का रेप किया है या मर्डर किया है, जब इस पूरे हॉस्पिटल में इसको एसेस हासिल था तो क्या उस गैंग को इसी ने वो एसेस दिया होगा कि वो सेमिनार रूम में गए हैं और फिर उन्होंने ये जुल्म बर्बरियत की आग जलाई है। और आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरा ये वीडियो करने का मकसद सिर्फ एक था जो मैंने शुरू में किया कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, वो भी हवा की बेटी थी।